A very good morning to all my dear students. Now let's continue the process of teaching learning, and we are going to start with the third lecture of the same topic, national income basic concepts. In the previous lecture we studied about intermediate goods, we studied about final goods, and then no good or service is always intermediate or final. We studied all these in detail. Today we are going to start with a new topic of the same chapter, National Income Basic Concepts, and the name of the topic is Stocks and Flows. Let's study the introduction first. In macroeconomics we come across many variables. Macroeconomics में हमें बहुत सारे variables मिलते हैं, जैसे कि income, wealth, capital, investment, etc. These can be classified into stocks and flow on the basis of time dimension attached to that value. ये सभी वेरिएबल जिनकी हमने बात की, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये सभी वेरिएबल कुछ टाइम डायमेंशन के साथ जब हम रिलेट करते हैं, उसके बेस पर हम इसको स्टॉक और फ्लो में बाइफरकेट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक है, कौन सा वेरिएबल फ्लो है. मोटी सी एक बात ध्यान रखना, स्टॉक वेरिएबल वो है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं. आप इंग्लिश के अंदर एक टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अब सिंस मॉर्निंग तो रात को 12 बजे से शुरू हो गई, 12 AM, 12 बजे से बैठा पढ़ रहा है, 5 बजे से शुरू किया है, या एग्जैक्टली 11 बजे बैठा है, फिर 12 PM शुरू हो जाएगा. इसका मतलब अब सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है. हम कह रहे हैं वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. अब हमने पर्टिकुलर टाइम बता दिया, उसके लिए यूज किया फॉर. अब यही चीज यहां है, स्टॉक वेरिएबल वो है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं. अब हमने कहा 3 hours, तो ये तो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, सिंस मॉर्निंग. वह यहां या वह करनाल में सन 2000 से रह रहा है. ही हैज बीन रिजाइडिंग इन करनाल सिंस 2000. अब एक पर्टिकुलर हमने ईयर बोला है, सिंस 2000. अब 2000 तो जनवरी 1 से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चला, हमने कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोला. तो सेम देखो यहां पर वो कह रहा है, वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड is measured at a particular point of time, they are called stock variables. अब एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल इन द बिजनेस अकाउंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, फर्म ने कितनी कैपिटल को लगाया, यूज किया, इज मेजर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च. हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. तो ये जो कैपिटल है वो क्या हो गया, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इसी तरह से सबसे अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इट हैज नो टाइम डायमेंशन. हमने बस इसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिया, यहां पर कोई 2 days, 2 months, 1 hour, 20 minutes ये नहीं है, एक पॉइंट बता दिया एग्जैक्ट. It has no time dimension as its magnitude is measured at a particular point of time. थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्थिरता जिसके अंदर, स्टॉक स्टैटिक, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, बैंक डिपॉजिट, इन्वेंट्री, डिस्टेंस बिटवीन करनाल एंड अंबाला, स्टैटिक है. लेकिन जो स्पीड है वो फ्लो है. तो ये कुछ हमने एग्जांपल पढ़ लिए, जैसे कि वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, स्टैटिक है, पानी जो टैंकी में पड़ा है, बैंक में पड़ा हुआ डिपॉजिट, इन्वेंट्री और डिस्टेंस. अब फ्लो की बात करते हैं.
फ्लो क्या है? वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां समय की अवधि है, यह समय का एक निश्चित बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर उसकी ड्यूरेशन है। दीज आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक ऑफ इनकम, हम क्या कहते हैं? डेली इनकम कितनी है, वीकली कितनी इनकम है, मंथली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम कितनी है। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। तो पहली बात तो हमने पढ़ ली कि फ्लो क्या है, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव स्टडीड राइट नाउ दोज वेरिएबल्स whose magnitude is measured at a particular period of time, they are called flow variables. दूसरी बात, फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन, लाइक इनका क्या टाइम डायमेंशन है? पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर आवर, समय की निश्चित अवधि। इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिज्म, डायनेमिक का मतलब इसमें गति है। ये दो डिस्टेंस तो स्टैटिक है, लेकिन जो मेरी स्पीड है इससे लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस स्टैटिक है, लेकिन जो मैं चल रहा हूं इट इज डायनेमिक। स्पीड इज अ डायनेमिक, इसलिए स्पीड इज अ फ्लो। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि एग्जांपल, इनकम, इन्वेस्टमेंट, वाटर इन अ स्ट्रीम, झरने में आ रहा है जो पानी, उसके अंदर गति है। वाटर इन अ रिवर, इट्स अ फ्लो। वाटर इन अ पॉन्ड, तालाब में पानी, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो आपकी फिक्स्ड हो गई, उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो पर डे के हिसाब से आपका बढ़ता जा रहा है, तो इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ अ शुगर, स्पीड, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या रिलेशन है किस किस में, स्टॉक में और फ्लो में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल है। स्टॉक और फ्लो दोनों आपस में अलग अलग है, लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। स्टॉक फ्लो पे असर डालता है, फ्लो स्टॉक को असर करता है, अफेक्ट करता है। इसका मतलब स्टॉक अफेक्ट्स फ्लो एंड वाइस वर्सा, फ्लो आल्सो अफेक्ट्स द स्टॉक। आओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। स्टॉक वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द फ्लो वेरिएबल, स्टॉक से फ्लो पर असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट, अगर बैंक के डिपॉजिट बढ़ेंगे, जो कि क्या है? स्टॉक, अभी हमने पढ़ा था, of an individual would cause increase in his income in the form of interest। जब उसके बैंक के डिपॉजिट बढ़ेंगे, बैंक में पैसा ज्यादा जमा करवाएगा तो उसको ब्याज भी तो अच्छा मिलेगा, और जो इंटरेस्ट है वो क्या है? फ्लो। इसका मतलब स्टॉक के बढ़ने से फ्लो बढ़ेगा। अब पढ़ते हैं कैसे फ्लो के बढ़ने से स्टॉक बढ़ेगा। देखो अगला एग्जांपल, इन द सेम वे फ्लो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल भी स्टॉक वेरिएबल पर अपना प्रभाव डालते हैं। इट मींस फ्लो ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक। कैसे? एग्जांपल दे, इंक्रीज इन द सैलरी, सैलरी क्या है? फ्लो ऑफ एन इंडिविजुअल वुड कॉज इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसकी सेविंग बढ़ेगी, एंड देयर बाय अल्टीमेटली इंक्रीजेस हिज बैंक डिपॉजिट। इससे क्या प्रूव हो गया? स्टॉक के बढ़ने से फ्लो बढ़ेगा, फ्लो के बढ़ने से स्टॉक बढ़ेगा। और एग्जांपल देखो, सिमिलरली कैपिटल जो है आपने अभी पढ़ा, कैपिटल इज अ स्टॉक, कैपिटल एक स्टॉक है, एंड द यूज ऑफ कैपिटल, जब उसको यूज करेंगे उससे क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगी, विच इज अ फ्लो वेरिएबल। सिमिलरली आउटपुट इज अ फ्लो, अभी पढ़ा हमने, आउटपुट फ्लो है, विच इज पार्टली यूज्ड फॉर कंजम्पशन, खाने पीने पे यूज हो जाएगा, पार्टली फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किसमें ऐड होती है? कैपिटल में, विच इज अगेन अ स्टॉक वेरिएबल। तो हमने ये दो एग्जांपल से समझ लिया, स्टॉक फ्लो को बढ़ाता है, फ्लो स्टॉक को बढ़ाता है। तो दोनों आपस में
क्या है? दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम अगला एक टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? जिसको हम कह सकते हैं एक पूरी लिमिट कहां तक हमारा कंट्री है, जिसको हम फ्रंटियर वर्ड भी यूज करते हैं, फ्रंटियर, FRONTIER। अब यहां कौन सी टेरिटरी की बात हो रही है? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। इट इज द टेरिटरी विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट, हम इसको टेक्निकली बोल देते हैं एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वेयर गुड्स, पीपल एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। वो टेरिटरी जिसको एक या एक से ज्यादा देश की सरकारों ने बैठकर आपस में तय किया, जहां पर कैपिटल यानी पूंजी, गुड्स यानी वस्तुएं और लोग, पीपल आपस में आ जा सकते। इसका बड़ा एक क्लियर मीनिंग हो गया। इसका मतलब ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा एरिया है। पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको हम पढ़ते हैं, हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, जिसको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कह देते हैं। एयर में हमारा कितना स्पेस है और सी में कितना एरिया हमारा है। आपको पता है ना, साउथ चाइना सी की तरफ जो है, चाइना जो है गंदी नजर उठा रहा है, सारे कंट्री उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो ये क्या है? टेरिटरी, अपनी टेरिटरी। अभी पीछे हमारे साथ भी पंगे लिए चाइना ने, तो उसको महंगे पड़ गए, नो डाउट इंडिया को भी लॉस हुआ, बट अब एक सक्षम सरकार देश को संभाल रही है। तो चालाकी कोई चलेगा तो मार ही खाएगा। तो फिलहाल चलिए मैं टेरिटरी की बात शुरू करता हूं। टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, S सिस्टम एंड नेशनल A अकाउंट्स, इसको हम ब्रीफली SNA बोलते हैं। ये सिस्टम क्या करता है? इट डिफाइंस द इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी को डिफाइन करता है एज दैट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ये वो टेरिटरी है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री है विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको सरकार ने बनाया, आपस में बैठ के तय किया, विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्री, जहां पर पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली आ जा सकते हैं। इसका मतलब ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी से काफी बड़ा एरिया है। इसमें पॉलिटिकल टेरिटरी तो आती है, उसके अलावा कुछ और एरियाज भी आते हैं, और कुछ एरियाज पॉलिटिकल टेरिटरी में से माइनस भी होते हैं। अब देखो पढ़ते हैं एक-एक करके। पहला चीज, अकॉर्डिंगली द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज डिफाइंड टू इंक्लूड, कुछ चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, एंड एक्सक्लूड द फॉलोइंग्स। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या एक्सक्लूड होंगी, ध्यान से सुनते जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं, 10 नंबर का पूरा यूनिट है, और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर न्यूमेरिकल बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल को ही बोलते हैं ज्योग्राफिकल, याद रखना, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल वन एंड द सेम थिंग, इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक वन एंड द सेम थिंग। तो पहला क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। लाइन ऑफ कंट्रोल तो आ ही गया, एयर में कितना हमारा स्पेस है, उसी के लिए 3 फोर्सेस बनी है। लैंड पर, जमीन पर लड़ने के लिए थल सेना, पानी में लड़ने के लिए जल सेना, और वायु में लड़ने के लिए वायु सेना। थल सेना को बोलते हैं इंडियन आर्मी, जल सेना को बोलते हैं इंडियन नेवी, और वायु सेना को बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, जो कि अभी नए नए रफाल हमने लिए हैं अंबाला स्टेशन पर, जिनको डिप्लॉय किया है। बहुत न्यूज आपने देखी होगी। तीनों पर हम अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ रहना पड़ेगा। अब ये 1962 वाला इंडिया नहीं है कि चाइना सोचेगा कि हम पर अटैक करे और हमें जीत ले।
हम बहुत विनम्रता से चलने वाले हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो मात खाएगा, क्योंकि ये इंडिया की आन बान और शान है। तो हमें अपनी इंडिया को, वी मस्ट लव आवर कंट्री। मैं आप सभी से कहूंगा एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, पेट्रियटिज्म बेटे जिसके अंदर नहीं है वो बच्चा कुछ भी पढ़ ले, अगर अपने देश का नहीं बन सकता तो कहीं का भी नहीं बन सकता। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपने कंट्री में खुद को एस्टेब्लिश करो, और ऐसा मत सोचो कि ये कबाड़ है, यहां कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बेटे, भारत जो है वो सभी देशों को नेतृत्व प्रदान करने वाला देश है। इट इज द कंट्री टू बी द लीडर फॉर ऑल अदर कंट्रीज, बिकॉज वी लव पीस, वी लव फ्रीडम ऑफ थॉट, वी लव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। ये 14 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं और 15 अगस्त कल आने वाली है, तो सभी से कहूंगा कम से कम 15 अगस्त की परेड वो सब देखो, जो सेरेमनी 15 अगस्त की होती है। लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्पीच देंगे उसको ध्यान से सुनना और उस पर अमल करने की भी कोशिश करना। चलो मैं वापस अपने इसी टॉपिक पर आ रहा हूं। सेकेंड बात, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस। हमारे कंट्री की एम्बेसी हर कंट्री में, हमारे कंसुलेट्स मतलब जहां पर हमारे कंसल्टेंट जाते हैं, हमारे राजदूत जाके ठहरते हैं, और मिलिट्री बेसिस हमारी आर्मी के लिए अलग अलग हर कंट्री में बेसिस बने हुए हैं। तो ये सब जो हमारे कंट्री के किसी और कंट्री में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पर किसी और कंट्री की एम्बेसी जो हमारे कंट्री में है तो वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में, लेकिन वो उनकी क्या मानी जाएगी, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। मैं एग्जांपल बहुत सिंपल सा देता हूं। यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, यूएसए की इंडिया में जो एम्बेसी है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, और इसके उलट इंडियन एम्बेसी इन यूएसए विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नो डाउट पॉलिटिकल बाउंड्री तो इंडिया की है, यूएसए की एम्बेसी जो हमारे कंट्री में है वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में है, लेकिन यूएसए की इकोनॉमिक टेरिटरी में मानी जाएगी। इसी तरह इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है, वैसे तो वो उनकी पॉलिटिकल टेरिटरी में है, लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में मानी जाएगी। तो देखो यही बात उसने कही, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, उनको तो इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस, माइनस कर देंगे, लोकेटेड विद इन इट्स ओन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स का मतलब टेरिटरी, पॉलिटिकल का मतलब ज्योग्राफिकल, वन एंड द सेम थिंग। थर्ड, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्लेन यहां से दुबई जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो उनको ये फ्रीडम दी गई है ना, 2 गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया। तो वो जो यहां से वहां जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, ये सारा जो वो सफर कर रहे हैं ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। देखो फिर से सुनो, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, हमारे यहां के लोग, बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज, they are regarded in the economic territory of India. लास्ट क्या है, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देखा होगा आपने, तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए सी में। बाहर के कंट्रीज में हमें बुलाते हैं, जैसे इंडिया की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बाहर के कंट्री श्रीलंका, बांग्लादेश इनवाइट करते हैं कि आप आओ, सी में एक्सप्लोर करो, यहाँ फिशिंग करो, कुछ हमें हेल्प हो जाएगी, आप अपना कुछ शेयर ले जाओ। तो ये कौन उनको बुला रहा है, बाहर का कंट्री हमें इनवाइट कर रहा है। तो जहां हमें इनविटेशन मिला है वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, हमारा कार्य क्षेत्र है, वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में माना जाएगा। मैं इसको भी रीड करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, हमारे लोग कर रहे हैं ऑपरेट, इन द इंटरनेशनल वाटर्स
or other areas over which country enjoys exclusive rights or jurisdiction। जहां कंट्री को पूरा अधिकार मिला हुआ है, ये उसका कार्य क्षेत्र है, तो वो एरिया भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में माना जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि इकोनॉमिक टेरिटरी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ज्योग्राफिकल टेरिटरी उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो लास्ट में हमने ये लिखा 10 इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, इज डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल टेरिटरी एंड इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। नो डाउट इसमें कुछ माइनस भी करते हैं हम। क्या माइनस करते हैं? एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस ऑफ अदर कंट्रीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आपके पास एक विकल्प है कि हम इसको रिवाइज कर लें, रिपीट करें, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, फिर सुन लें, नोट्स बनाते जाएं, बुक को सामने रखें। मैंने तो आपसे हमेशा एक ही बात कही है, टीचिंग लर्निंग तो टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस। अकेला टीचर बोलता रहेगा, लर्नर कुछ नहीं सुनेगा तो सब हवा में जाएगा। पर यहां तो हवा में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां हवा में इसलिए नहीं जाएगा, आपके पास एक वीडियो आ रही है, इसको आप 10 बार सुनोगे, आप तक पहुंच जाएगा। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि बच्चे में लगन होनी चाहिए। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ो, मैं हर टीचर को अप्रिशिएट करता हूं, किसी को नेगेटिव नहीं कहता, लेकिन बेटे ट्यूशन टीचर भी आपको घोल के कुछ नहीं पिलाएगा, वो भी आपको लेक्चर देगा, बेस्ट समझाएगा, नोट्स लिखवा देगा जो कि आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ कि दिल से, लगन से अपना काम करते रहो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो और अपने कमेंट्स जरूर डालते रहो। मैं यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू ऑल।